हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 24 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी को डिस्कस करेंगे। न्यूज़ कवर की जाएंगी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर इंपॉर्टेंट साइट्स से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट के साथ में जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर के। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं और नए प्रेसिडेंट का नेम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने अपनी ओथ लेने के बाद में 25 जुलाई को उन्होंने अपनी ओथ ली। ओथ लेने के बाद में उन्होंने एड्रेस किया और इस एड्रेस में ट्राइबल कम्युनिटी का क्या रोल रहा हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस में, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उन्होंने रखे। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट जो हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, उनका नेम भी उन्होंने अपनी स्पीच में लिया था। तो उन रिवोल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4 रिवोल्ट का नेम जो है उन्होंने अपने स्पीच में लिया और उन रिवोल्ट के नेम है संथाल, पाइका, कोल एंड भील। इनके बारे में एक एक हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखो। जो भी ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी रिबेलियन, जो भी रिवोल्ट देखने को मिला था, उसका बेसिक रीजन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। या तो उनके लैंड एरिया के ऊपर किसी ने एनक्रोच कर लिया हो, या फॉरेस्ट एरिया, इन दोनों के ऊपर वो अपना डोमिनेंस मानते थे। इनके ऊपर अगर एनक्रोचमेंट देखने को मिलता था तो इसकी वजह से ज़्यादातर रिवोल्ट जो हैं वो देखने को मिले थे। द्रौपदी मुर्मू जो है वो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा हमारे इंडिया की फर्स्ट ऐसी प्रेसिडेंट है वो जिनका जन्म जो है, जिनका बर्थ जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ है। सबसे पहले संथाल कम्युनिटी की हम बात करेंगे, संथाल रिबेलियन की हम बात करेंगे। संथाल रिबेलियन जो है, देखो इस रिवोल्ट का जो बेसिक है वो तो स्टार्ट हो गया था 1832 से ही। 1832 में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो संथाल कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं उनको राजमहल हिल्स वाले रीजन में एस्टेब्लिश किया जाए। फिर उसके बाद में उन लोगों के ऊपर एक्सप्लोटेटिव, जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया, बहुत एक तरीके से अपनी एक्सप्लॉयटेशन वाली जो पॉलिसी है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से टाइम के साथ में जो रिवोल्ट के जो सीड्स हैं वो वहाँ पर पनपने लग गए, जनरेट होने लग गए। और इसी को फॉलो करते हुए 1855 में यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट पर्सन रहे, मुर्मू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, कानो और सीधो। कानो और सीधो ने यहाँ पर 10,000 जो लोग थे उनको अपने साथ में लिया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ में यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास में मॉडर्न वेपन थे। यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उन्होंने अपने ट्रेडिशनल जो भी वेपन थे उनको फॉलो किया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इस रिबेलियन को यहाँ पर क्रश कर दिया। 1856 में जो है इस रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया। कानो और सीधो की इसमें डेथ हो गई। दूसरी रिबेलियन आती है पाइका रिबेलियन। ये जो पाइका जो थे ना, ये ओडिशा में 1803 की बात है। 1803 में क्या हुआ कि ओडिशा का जो रीजन है उसको अपने अंडर कर लिया ब्रिटिशर्स ने। यहाँ के जो राजा थे उसको यहाँ से हटा दिया गया। अब ये जो पाइका जो कम्युनिटी थी वो वहाँ के राजा की एक तरीके से उनके सोल्जर हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्या होते थे कि जो राजा हैं जब भी उनको वॉर में सोल्जर की ज़रूरत होती थी तो ये पाइका जो कम्युनिटी है उनका हेल्प करती थी। और यहाँ पर बदले में जो राजा हैं उन्होंने इनको ज़मीन दे रखी थी और उस ज़मीन के ऊपर कोई भी रेवेन्यू नहीं लिया जाता था। लेकिन जब राजा ने यहाँ पर राजा को हटा दिया गया और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपने अंडर किया तो इन लोगों के ऊपर जो भी कर है, जो भी रेवेन्यू है वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर रिवोल्ट होना स्टार्ट हुआ। और ऐसे बोलते हैं कि हमारे इंडिया के फर्स्ट इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ के जो राजा थे, राजा का एक सबसे हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री जनरल था और उनका नाम था बक्सी जगबंधु विद्याधर। बक्सी जगबंधु विद्याधर जो थे उन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ पर उन्होंने जो पाइका कम्युनिटी थी उनको अपने साथ में लिया और फिर यहाँ पर रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। ओके, अब 1825 तक लगातार ये रिवोल्ट जो है वो चलता रहा। 1825 में ऐसा बोलते हैं कि नेगोशिएटेड टर्म्स, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पर यहाँ पर जो रिवोल्ट है इसको शांत किया गया। नेक्स्ट है कोल। ये जो कोल कम्युनिटी थी वो छोटा नागपुर प्लेटू वाला जो रीजन है वहाँ पर बिलोंग करती थी। कोल कम्युनिटी ने
1831 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ में जो रिवोल्ट करना है वो स्टार्ट किया। यहाँ पर भी यही मेन रीजन था कि जो लैंड एरिया है उसके ऊपर न्यू लैंड लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए थे ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ पर बुद्धू भगत जो है, इसके अलावा जोआ भगत और मदारा महोता जो है, इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस रिवोल्ट में। ओके इसके अलावा यहाँ पर कोल कम्युनिटी के अलावा कुछ अलग कम्युनिटी भी, जैसे कि होस कम्युनिटी, मुंडास, ओरान्स, इन सभी ने यहाँ पर साथ दिया था कोल रिवोल्ट में, कोल कम्युनिटी का। नेक्स्ट है भील रिवोल्ट। ये जो भील रिवोल्ट है, यहाँ पर देखिए, भील रिवोल्ट जो है वो 1818 में देखने को मिली। महाराष्ट्र का जो खानदेश वाला जो रीजन है वहाँ पर भील कम्युनिटी रहती थी। यहाँ पर एनक्रोच किया किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो भील कम्युनिटी को लगा कि उनके जो भी राइट्स हैं उनको स्नैच कर लिए जाएंगे, तो ब्रिटिशर्स ने के खिलाफ में यहाँ पर भील कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सेवाराम जो थे वो उनके लीडर थे, लेकिन क्रश कर दिया ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को। लेकिन 1825 के टाइम में दोबारा से ये जो भील कम्युनिटी है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उस टाइम में एंग्लो बर्मा वॉर जो है वो हुआ था, और यहाँ पर भील कम्युनिटी को लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस टाइम में उनकी जो पावर है वो कम है और इस टाइम हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमने अलग अलग कम्युनिटी के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको व्यू करने को पता चलेगा तो हमने जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट डिस्कस किया था ना, वो ही बेसिक रीजन रहा हर रिवोल्ट में, क्योंकि लैंड एरिया और फॉरेस्ट एरिया के ऊपर वो अपना जो है वो डोमिनेंस मानते थे। उनको लगता था कि ये हमारे राइट हैं, इनको आप स्नैच नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अनुशीलन कमेटी को लेकर के। यहाँ पर देखिए, यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने एनसीईआरटी से ये अर्ज किया है कि अनुशीलन कमेटी, जिन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम में, तो उस कमेटी के बारे में आपको क्या करना है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसमें इस चीज़ को इंस्पायर करना है, इंसर्ट करना है अनुशीलन कमेटी को। अनुशीलन समिति जो थी ना, इसके बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो आप हमारे करिकुलम जो है उसमें इंसर्ट करो, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इनके जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी इनके टारगेट्स थे उनसे इंस्पायर हो पाए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अनुशीलन समिति क्या थी। अनुशीलन समिति की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का एक फिटनेस क्लब था। ओके मतलब अखाड़ा आप मान लीजिए, लेकिन दिखने में ये अखाड़ा था। यहाँ पर जिम जैसे काम होते होंगे, फिटनेस के लिए लोग आते होंगे, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि अंडरग्राउंड तरीके से यहाँ पर जो भी रिवोल्यूशनरी, मतलब एक तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ में रिवोल्ट करने के लिए यहाँ पर लोग जो है इनडायरेक्टली यहाँ पर अपने काम को करते थे फिटनेस क्लब के नाम पर। ये जो अनुशीलन कमेटी है, अनुशीलन समिति जो है, इसको फाउंड किया गया था सतीश चंद्रा के द्वारा, इसके अलावा प्रमथा मित्रा के द्वारा और अरविंदो घोष, और बात करें सरला देवी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें इस अनुशीलन समिति ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसमें क्या हुआ था कि 1902 में बंगाल में इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसमें क्या हुआ कि लोकल यूथ ग्रुप और जिम, मतलब अखाड़ा के जो लोग हैं वो आपस में मिले और फिर इस ग्रुप को एस्टेब्लिश किया गया। अगर हम बात करें तो इस अनुशीलन समिति के भी उस टाइम दो पार्ट थे, दो आर्म के रूप में ये डेवलप था। एक जो आर्म था इनका वो था ढाका अनुशीलन समिति, जिसका सेंटर था ढाका में, और दूसरा था जुगांतर ग्रुप जिसका सेंटर था कलकत्ता में। अब यहाँ पर ये अपनी रिवोल्यूशनरी जो भी एक्टिविटी थी उसके थ्रू जो है वो ब्रिटिश रूल को क्या करते थे, एक तरीके से टारगेट करते थे। टाइम के साथ में अनुशीलन समिति ने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी, अब्रोड में भी अलग अलग रिवोल्यूशनरी ग्रुप के साथ में अपने जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश किए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1919 से 1920 तक इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी इन्होंने काफ़ी टारगेट किया ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को, लेकिन जब 1919 से 1920 का टाइम हमारे इंडिया में महात्मा गांधी जी 1915 में आए, उसके बाद में उन्होंने नॉन वायलेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। तो ऐसा बोलते हैं कि लगभग कुछ टाइम के लिए इनकी जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो गई थी, लेकिन दोबारा से 1930s के टाइम से इन्होंने दोबारा से अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो शो करना स्टार्ट कर दिया। रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ हैं इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मतलब एक तरीके से इनको लगता था कि उनके ऊपर टारगेट किया जाए और फिर
उनको टारगेट करते हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब हम उनके ऊपर आप अटैक करोगे तभी उनको लगेगा कि हाँ, इंडिया का जो यूथ है वो इतना ज़्यादा अच्छा है, इतनी ज़्यादा उनमें साहस है, करेज है कि वो आपको यहाँ से उखाड़ करके फेंक सकते हैं, और तभी जा करके वो इस बात पर सोचेंगे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाए। तो ये अनुशीलन समिति से रिलेटेड हमने बेसिक फैक्ट्स देखे। अगर हम बात करें कुछ और लेजेंड्स, जैसे कि देशबंधु चित्तरंजन जो है, देशबंधु चित्तरंजन दास, इसके अलावा सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, इसके अलावा बागा जतिन, ये सभी जो थे, बागा जतिन, ये सभी जो थे वो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट हो गई अनुशीलन समिति को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है राजा रवि वर्मा को लेकर के। राजा रवि वर्मा की 175 बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया, और इसी टाइम में किलीमनूर जहाँ पर इनका जन्म हुआ था राजा रवि वर्मा का, वहाँ की जो रॉयल फैमिली है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि राजा रवि वर्मा को पोस्ट्यूमसली, मतलब मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया जाए। तो यहाँ पर पहले राजा रवि वर्मा से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में भारत रत्न से रिलेटेड। राजा रवि वर्मा जो हैं इनका 1848 में जन्म होता है, और केरला में जो किलीमनूर है उस रॉयल फैमिली में इनका जन्म होता है। ये जो किलीमनूर जो है वो एक रॉयल फैमिली थी, और इसकी त्रावणकोर की जो रॉयल्स थे, त्रावणकोर के जो रॉयल्स मतलब राजा थे, उनके साथ में काफ़ी अच्छे संबंध थे। राजा रवि वर्मा काफ़ी अच्छे पेंटर रहे हैं। ऐसा बोलते हैं कि हमारे इंडिया में गॉड और गॉडेस की, मतलब देवी देवताओं की जो चित्र जो हमें देखने को मिलते हैं, पोर्ट्रेट जो देखने को मिलते हैं, वो इन्हीं की देन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1873 में वियना में एक एग्जीबिशन में इनको अच्छा मेडल मिला था। उसके बाद में ये प्रेस्टिजियस स्टेज में आए थे। इन्होंने अपनी जो वाटर कलरिंग पेंटिंग जो है वो रामास्वामी नायडू से सीखी थी, वाटर कलरिंग पेंटिंग जो है। और ऑयल पेंटिंग जो है उन्होंने वो एक डच पेंटर थे थियोडोरे जोसन, उनके साथ में सीखी थी। इनका एक अनफिनिश्ड वर्क रह गया, और उस अनफिनिश्ड वर्क का नाम है पारसी लेडी। ये जो किलीमनूर का जो पैलेस है वहाँ पर इनकी एक आर्टिस्ट गैलरी थी जिसको चित्रशाला के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ये अनफिनिश्ड वर्क उनका बचा हुआ है। कुछ उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स भी हैं, उनके नेम यहाँ पर आपको दे रखे हैं। लेडी इन द मून नाइट, नायर लेडी एडोनिंग हर हेयर, मालाबार लेडी विद वायलिन, लेडी विद स्वाहट एंड महाराष्ट्रियन लेडी विद फ्रूट्स। ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, कुछ उनके इंपॉर्टेंट पोर्ट्रेट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजा रवि वर्मा के टाइम में त्रावणकोर जो रॉयल फैमिली थे, जो रॉयल्स थे, उनके राजा थे अयिल यम थिरुनल। इन्होंने ही यहाँ पर इनको पेट्रोनेस दी थी, संरक्षण दिया था। ओके, इसके अलावा और भी अदर एरिया के जो राजा थे उनके यहाँ पर उन्होंने काम किया, और पेंटिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने एस्टेब्लिश किया। अब हम बात करते हैं कि भारत रत्न की। भारत रत्न के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखो, 2 जनवरी 1954 को ये जो सिविलियन अवार्ड हैं इनको एस्टेब्लिश किया गया था, और उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इनको एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन स्टार्टिंग में पोस्ट्यूमसली, मतलब मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा, ये इसमें डिसाइड नहीं किया गया था। फिर जनवरी 1966 में भारत रत्न के बारे में डिसाइड किया गया कि पोस्ट्यूमसली भी इसको दिया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें भारत रत्न को लेकर के, तो भारत रत्न की इमेज आप देखिए, ये एक तरीके से पीपल का जो पत्ता होता है, जो लीफ होती है, उसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर है। ब्रोंज में इसको कास्ट किया जाता है। यहाँ पर इसके सेंटर में आपको इस तरीके से लगता है जैसे एक तरीके से सन जो है वो अपनी रेज के साथ में इसको एस्टेब्लिश किया गया हो, और यहाँ पर भारत रत्न जो है वो लिखा गया है। ओके, तो ये हमने बेसिक फैक्ट डिस्कस किए जो इस वीक में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही। आप इस वीडियो को देखिए, और इसके अलावा पूरे वीक में अदर पॉइंट्स जैसे इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, इकोनॉमी, और भी साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, स्कीम जो भी न्यूज़ में रही, उन सभी को हम ऐसे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू। आप हमारे जो अदर इनिशिएटिव हैं उनको भी जा करके व्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।